हेलो एवरीवन, आज डेट है 10 नवंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज़ को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि वैगई रिवर को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था सुबर्णरेखा रिवर को लेकर के। तो सुबर्णरेखा रिवर को अगर हम मैप में व्यू करें, रांची प्लेट्यू से ओरिजिन होता है सुबर्णरेखा रिवर का, और ये वेस्ट बंगाल स्टेट एंड उड़ीसा स्टेट के बीच में बॉर्डर का फॉर्मेशन करती है। अगर हम फ्लोइंग एरिया की बात करें तो सुबर्णरेखा रिवर झारखंड स्टेट, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल से फ्लो करती हुई लास्ट में अपने आप को बे ऑफ बंगाल में मर्ज कर देती है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और न्यूज़ रिलेटेड है केरला स्टेट और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके बीच में टसल जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से अलग अलग पॉइंट पर बनी हुई है। अभी प्रेजेंट टाइम में केरला गवर्नमेंट ये चाहती है कि एक ऑर्डिनेंस पास करवाया जाए, और इस ऑर्डिनेंस में गवर्नर की जो पावर है एज ए चांसलर रोल, उसको एक तरीके से रेगुलेट किया जाए, उसको डिसाइड किया जाए उस ऑर्डिनेंस के थ्रू। यहाँ पर केरला गवर्नमेंट जो है वो चाहती है कि चांसलर का जो रोल है वो एक पोस्ट अलग तरीके से क्रिएट की जाए। गवर्नर के पास में जो पावर है चांसलर के रूप में उसको रिमूव किया जाए, मतलब चांसलर का जो रोल है वो किसी अदर पोस्ट के रूप में किसी अदर पर्सन को दिया जाए। सीधी और सिंपल लैंग्वेज में बात ये है। अब यहाँ पर केरला गवर्नमेंट जो है उन्होंने बेसिस बनाया है पुंची कमीशन की रिकमेंडेशन को लेकर के। तो 2007 में पुंची कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें उन्होंने बोला था कि चांसलर का जो रोल है वो गवर्नर के ऊपर एक बर्डन है, और इस बर्डन को जो है वो डिसाइड किया जाए, डिक्रीज किया जाए। ओके, तो इसी के बेसिस पर, इसी रिकमेंडेशन के बेसिस पर जो गवर्नमेंट है केरला गवर्नमेंट वो एक जो भी ऑर्डिनेंस है वो पास करवाना चाहती है। ऑर्डिनेंस क्या होता है? स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और सेंटर के लेवल पे अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट, अगर वो रिसेस मोड में है, मतलब उनका सेशन पीरियड जो है वो नहीं चल रहा है, तो उस टाइम में सेंटर में प्रेसिडेंट और स्टेट में गवर्नर जो है उनके पास में पावर होती है कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकें। जो प्रेसिडेंट है उनके पास में पावर होती है आर्टिकल 123 के अंदर, मतलब 123 के अंदर, और गवर्नर के पास में पावर होती है आर्टिकल 213 213 के अंदर। ओके, तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है कि ऑर्डिनेंस रिलीज कर दिया गया, उसके बाद में जब सेशन मोड में आई स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और सेंटर में आई पार्लियामेंट, तो उसमें कितने दिनों के बाद में जो ऑर्डिनेंस है वो पास होना चाहिए, नहीं तो ऑर्डिनेंस जो है वो लैप्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ओके, तो वो टाइम पीरियड जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने टाइम में वो ऑर्डिनेंस जो है वो पास किया जाना जरूरी है। ओके, तो ये इशू है। अब इसमें क्या डिस्कशन होगा, क्या रिजल्ट आएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन अभी हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा जो है वो केरला गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नर के बीच में ही इस तरीके का इशू नहीं है। इससे पहले और भी अदर स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने ये इनिशिएटिव वो स्टार्ट कर चुके हैं, जहाँ पर वो गवर्नर को जो चांसलर का रोल है उससे हटाना चाहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है इलेक्शन कमीशन को कि रामपुर सीट जो वैकेंट हुई है उसके लिए जल्द ही बाई इलेक्शन जो शेड्यूल है वो रिलीज किया जाए और उस सीट को फिल किया जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो भी टीवी चैनल्स हैं उनको लेकर के कुछ गाइडलाइंस रिलीज की है। सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो भी टीवी चैनल्स हैं उनको नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग डेली बेसिस पर लगभग 30 मिनट का एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो सोशल इश्यूज से रिलेटेड हो, वीमेन से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो। उन सभी के अकॉर्डिंग जो है ये सारे चैनल्स पर कम से कम 30 मिनट का एक प्रोग्राम जो है वो डेली बेसिस पर होना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया भी दिए हैं कि ये 8 थीम है जिनके ऊपर जो है वो शो होना चाहिए, जैसे कि एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वीमेन, welfare of weaker section of society, protection of environment and of cultural heritage and national integration।
तो यहाँ पर बताया गया है कि इन सारे पॉइंट्स के बेसिस पर ये प्रोग्राम जो है वो होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक अवेयरनेस क्रिएट करती हैं, बहुत सारे प्रोविजंस को सामने रखती हैं कि इन सारे पॉइंट्स के ऊपर काम किया जा रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पेज नंबर 5, और यहाँ पर जो अभी हमने फ्रंट पेज पर जो इश्यू डिस्कस किया उसी के बारे में 2 आर्टिकल हैं। एक तो यहाँ पर तमिलनाडु गवर्नर और वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके बीच में जो इश्यू चल रहा है, उसी को यहाँ पर जो तमिलनाडु गवर्नमेंट डीएमके जो है, उनके जो भी लोकसभा और राज्यसभा जो मेंबर हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम जो है वहाँ के अपने प्रेसिडेंट को दिया है, द्रौपदी मुर्मू जी को, कि गवर्नर जो है उनको रिमूव किया जाए। ओके, अब यहाँ पर जो अभी हमने फ्रंट पेज पर डिस्कस किया था ना कि अदर स्टेट जो हैं वो भी गवर्नर की पावर को कर्व करने के लिए अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु जो स्टेट है उनकी बात की गई है। इससे पहले भी 2021 में जब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गवर्नमेंट जब वहाँ पर थी, तब भी वहाँ पर सिमिलर एक्सपेरिमेंट जो है वो किया गया था गवर्नर की पावर को डिक्रीज करने के लिए। वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी लॉ बिल 2022 जो है उसमें भी अटेम्प्ट किया जा चुका है इस बात को कि चीफ मिनिस्टर जो है वो चांसलर का रोल प्ले करे, चीफ मिनिस्टर के पास में पावर होनी चाहिए, और जो गवर्नर के पास में जो पावर है, जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ इन द स्टेट, मतलब स्टेट रन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी पावर होनी चाहिए किसके पास में, चीफ मिनिस्टर के पास में, और जो गवर्नर हैं उनको यहाँ से रिमूव किया जाए इस पोस्ट से। ओके, तमिलनाडु जो असेंबली है उन्होंने भी ऐसे 2 बिल पास किए कि स्टेट रन यूनिवर्सिटीज़ की जो वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की जो पावर है वो गवर्नर के पास में नहीं होनी चाहिए। ओके, दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो राजस्थान स्टेट फंडेड यूनिवर्सिटी बिल जो है उनमें भी चांसलर की जो पोस्ट है, चांसलर को अपॉइंट करने की जो पावर है और वाइस चांसलर को जो अपॉइंट करने की जो पावर है वो किसके पास होनी चाहिए, चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आप गवर्नमेंट जो है, मतलब पंजाब में जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो गवर्नमेंट है, उन्होंने भी ये प्रोसीजर जो है वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश की है कि यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर जो है वो पावर होनी चाहिए किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, मीन्स चीफ मिनिस्टर की। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि देखो पुंची कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी उसकी बात हम कर ही चुके हैं कि उसी के बेसिस पर ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट किया गया है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आप सभी को पता है कि शेड्यूल 7 जो है उसमें डिवीजन ऑफ पावर्स है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स अमोंग द सेंट्रल लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। आपको कमेंट में ये बताना है कि जो रेजिडरी पावर है, रेजिडरी पावर क्या होती है, वो पावर मतलब वो पॉइंट जो किसी भी लिस्ट में नहीं है। टाइम के साथ में बहुत सारे सब्जेक्ट जो हैं वो टाइम के साथ में इवोल्व होते हैं। ओके, तो वो जो पावर है वो किसके पास में, हमारे इंडिया में स्टेट के पास में है, सेंटर के पास में है, कि उन पॉइंट्स के ऊपर रूल एंड रेगुलेशन कौन बनाएगा। जैसे आपको अगर बता दिया जाए तो यूएस में जो रेजिडरी पावर जो है वो स्टेट्स के पास में होती है, तो आप बताओगे यहाँ पर कि इंडिया में किसके पास में है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक इम्पोर्टेंट बात बोली गई है कि यूनिवर्सिटीज आर ए स्टेट सब्जेक्ट एंड स्टेट कैबिनेट हैज़ द पावर टू ब्रिंग एन ऑर्डिनेंस ऑन दिस मैटर। यूजीसी जो है वो यूनिवर्सिटीज़ की क्वालिटी डिसाइड करती है, लेकिन चांसलर का जो रोल है उसके ऊपर ये रूल्स एंड रेगुलेशन यूजीसी के वो भी साइलेंट है। मतलब उन्होंने भी क्लेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक क्लेरिफिकेशन जो होना चाहिए स्टेटमेंट के ऊपर वो नहीं दे रखा है। सो द स्टेट्स लॉ विल प्रिवेल एंड देयर इज नो कन्फ्लिक्ट, ऐसा केरला के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यूनिवर्सिटीज़ आर ए स्टेट सब्जेक्ट। जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कोई भी इशू अगर न्यूज़ में रहता है और अगर वो बेसिक सब्जेक्ट है तो उसको लेकर के बताया जाता है कि वो स्टेट है, जो सेंट्रल लेवल का जो सब्जेक्ट है लिस्ट है उसमें शामिल है या कंकरेंट लिस्ट में। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 6 पर, और यहाँ पर जो फर्स्ट आर्टिकल है उसमें देखो अभी ये कर्नाटका का जो कोर्ट है, धारवाड़ कोर्ट, उसमें जो डिस्कशन हुआ एज ऑफ कंसेंट को लेकर के, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो लॉ है, यहाँ पर जो जुडिशरी है उन्होंने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को बोला है कि ये जो एज ऑफ कंसेंट है इसको
हटा करके या रिमूव करके इसको अदर लेवल पर लेकर के जाया जाए। यहाँ पर ये बताया गया है कि 16 to 18 ये ऐसी एज है जिसमें बहुत सारे केस देखने को मिलते हैं। एज ऑफ कंसेंट जो है वो 16, और अगर आप एक माइनर की बात करें तो एज है 18। तो इसी के बेसिस पर पोक्सो एक्ट के बेसिस पर उनमें केस जो है वो चलाया जाता है। तो जो एज ऑफ कंसेंट है उसको इंक्रीज करके 18 एज किया जाए ताकि जो भी इशू है उनको सॉल्व किया जा सके एक अच्छे लेवल पर, और जो भी बेसिक लॉ है उनके अकॉर्डिंग उनको चेंज किया जा सके। तो यहाँ पर जो राइटर है उनका बोलना ये है कि जैसे जैसे सिचुएशन, जैसे जैसे सर्कमस्टेंसेस चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है उनमें भी चेंज होना जरूरी है। यहाँ पर आर्टिकल है तमिलनाडु गवर्नमेंट और उसके जो गवर्नर है उनके बीच में इशू को लेकर के। यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट और वहाँ के जो गवर्नर हैं उनके बीच में रेगुलर इशू देखने को मिलता है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं, जैसे कि अगर हम बात करें तो नीट एग्जम्पशन जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया था वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा। जो गवर्नर है उन्होंने दोबारा से डिसाइड करने के लिए, दोबारा से रिव्यू करने के लिए इसको भेज दिया, और जब उन्होंने पास करके इसको क्लियर किया तो वहाँ के जो गवर्नर हैं उन्होंने इसको प्रेसिडेंट के पास में सेंड कर दिया। तो राइटर का ये बोलना है कि वहाँ के जो गवर्नर तमिलनाडु के और जो वहाँ की गवर्नमेंट, उनके बीच में जो इशू है उनको इस तरीके से सोल्व किया जाना जरूरी है कि जो भी उनके बीच के रिलेशन है, जो भी कॉपरेशन है वो दोबारा से रिसेट हो, और जो भी इस तरीके के प्रोविजन है उनको सोल्व किया जाए। क्योंकि जब भी गवर्नमेंट कोई बिल पास करती है और गवर्नर उसके ऊपर अपनी असेंट नहीं देता है तो इसकी वजह से जो इशू है, जो टसल है, वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वहाँ के जो गवर्नर हैं वो डिसीजन लें इस तरीके के बिल के ऊपर, उनको पास करें ताकि गवर्नमेंट और वहाँ के गवर्नर के बीच में जो रिलेशन है वो कोऑपरेशन के बेसिस पर एस्टेब्लिश हो सके, और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उन सभी को फुलफिल करने के लिए कोऑपरेशन जो है वो होना जरूरी है। नहीं तो कन्फ्लिक्ट के बीच में ही गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में जो टाइम है 5 साल का एक गवर्नमेंट बनाने का वो निकल जाता है, और जो वेलफेयर स्कीम्स के लिए, जो सोशल डेवलपमेंट के लिए जो काम होना चाहिए था उसके ऊपर फोकस कम किया जाता है। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो अभी क्या देखने को मिला कि हरियाणा का जो फरीदाबाद एरिया है वहाँ पर एक मीटिंग हुई, और इस मीटिंग में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस जो है वो बुलाई, और इस कॉन्फ्रेंस में यूनियन होम मिनिस्टर, जो स्टेट के होम मिनिस्टर और जो पुलिस चीफ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। वेस्ट बंगाल जो है उन्होंने अपने हाईएस्ट ऑफिशियल को यहाँ पर नहीं भेजा, उन्होंने पूजा रिलेटेड कुछ इशू अपनी तरफ से बताया। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट की पावर है, सीधी सी बात यहाँ पर ये है, और स्टेट के पास में पावर होनी चाहिए कि उनकी पुलिसिंग सिस्टम को किस तरीके से अपग्रेड करे। लेकिन राइटर का यहाँ पर ये बोलना है कि अगर पुलिसिंग सिस्टम को अगर हमें स्टेट लेवल पर ही रखना होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया, और इसीलिए उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं वो स्टार्ट की कि इसके बेसिस पर एक ऐसा पुलिसिंग सिस्टम हो कि सेंट्रल लेवल पर भी इन सारी चीज़ों को सॉल्व किया जा सके, रेगुलेट किया जा सके, कोऑपरेशन किया जा सके। तो यहाँ पर राइटर ने बोला कि ये जो कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, अगर इसमें सभी स्टेट के जो हैं वो चीफ जो हैं या फिर जो भी पुलिस चीफ हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते तो बहुत सारे पॉइंट्स को, जैसे कि स्टेट टू स्टेट कोऑपरेशन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसके बेसिस पर इस तरीके का एक पुलिसिंग सिस्टम होना चाहिए। और राइटर ने तो क्लियरली बोला है कि सेंट्रल लेवल जो है वो सिर्फ और सिर्फ पुलिसिंग सिस्टम को स्टेट सब्जेक्ट ना मान करके इससे अपने आप को दूर ना करे, बल्कि जो स्टेट सब्जेक्ट है, जो स्टेट इशूज है उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करवाई जाए, और एक अपनी तरफ से ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम जो है वो हम एस्टेब्लिश करें। जैसे कि यहाँ पर हैदराबाद में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, नेशनल पुलिस अकादमी, जहाँ पर आईपीएस की ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर जो है वो ट्रेनिंग टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करवाई जाए, या इसी तरीके का एक सिस्टम डेवलप किया जाए जहाँ पर स्टेट की जो पुलिस है उनका टाइम टू टाइम ट्रेनिंग किया जाए, अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और इसी के बेसिस पर जो हमारे रिसोर्सेज है, राइटर ने बोला है कि जो रिसोर्सेज है वो हम स्टेट टू स्टेट शेयर करें ताकि एक इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बहुत सारे इश्यूज को सॉल्व किया जा सके, और ये सबको
कब हो पाएगा, जब हमारे बीच में कॉपरेशन होगा, जब हमारे बीच में कोलिब्रेशन होगा। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से हर स्टेट को अपनी तरफ से कोशिश करनी चाहिए ताकि ये इश्यूज को हम रेगुलेट कर सकें, और सेंट्रल लेवल जो है वो अपने बेसिस पर ट्रेनिंग जो है वो एस्टेब्लिश कर सके, ताकि सभी स्टेट जो हैं वो एक लेवल पर जा करके जो भी उनके इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स हैं उनकी ट्रेनिंग वहाँ पर ऑर्गेनाइज करवाई जाए, और बहुत सारे सेंट्रल लेवल के जो लॉज हैं वो वहाँ पर डिस्कस भी किए जाएं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 7 पर, और अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट जो है, जो रेप विक्टिम जो है या रेप का इशू जब देखने को मिलता है तो उसके टेस्ट करने के लिए प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। हालांकि इस प्रोसीजर को बहुत पहले टाइम जो है वो जुडिशरी ने बैन कर दिया था, लेकिन फिर भी इसका जो रिजल्ट है वो नहीं देखने को मिला। तो जो राइटर है वो छत्तीसगढ़ के फॉर्मर स्पेशल डीजीपी रह चुके हैं। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि 31 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया कि एनी पर्सन कंडक्टिंग द 2 फिंगर टेस्ट ऑन रेप और सेक्सुअल असोल्ट सर्वाइवर्स विल बी फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कोर्ट ने बोला कि ये जो टेस्ट है वो रिग्रेसिव है, जो भी किसी पर्सन की जो प्राइवेसी है उसमें एक तरीके से एनक्रोच करता है ये केस, और इससे जो है वो रेप के बारे में डिसाइड भी नहीं किया जा सकता है क्लियर लेवल पर कि रेप जो है वो हुआ है या नहीं हुआ है। फिर इस तरीके के टेस्ट कंडक्ट करवाने की क्या ज़रूरत है? तो 2013 में लीलू वर्सेज स्टेट ऑफ हरियाणा, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात बोली थी कि 2 फिंगर टेस्ट जो है राइट्स ऑफ रेप सर्वाइवर्स जो है उनके राइट्स को वायलेट करता है, मतलब इसको खत्म किया जाने की जरूरत है। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 53A जो है वो ये स्टेट करता है कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस शैल नॉट बी रेलेवेंट टू द इशू ऑफ कंसेंट और द क्वालिटी ऑफ कंसेंट इन प्रोसिक्यूशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। 2014 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने गाइडलाइंस भी रिलीज कर दी थी, प्रोटोकॉल्स रिलीज कर दिए थे कि 2 फिंगर टेस्ट जो है उसको प्रोस्क्राइब कर दिया जाए। ओके, तो यहाँ पर जो राइटर हैं उन्होंने बताया है कि ये जो प्रोविज़न है वो काफ़ी लंबे टाइम पहले बैन कर दिया गया, लेकिन अभी भी अगर हम बात करें तो रेप से रिलेटेड केस आता है तो इसी तरीके से उसको क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। तो राइटर ने क्लियरली बोला है कि हमारा जो ट्रेनिंग सिस्टम है, मेडिकल सिस्टम जो है वो एक काफ़ी इंटीग्रेटेड फॉर्म है, मतलब बहुत सारी क्राइम में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो अवेयरनेस के साथ में कि टाइम के साथ में कौन कौन से लॉ एंड नए नए इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं, उसी के बेसिस पर जो ट्रेनिंग है उसको रेगुलेट किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, ताकि इस तरीके के जो इश्यूज हैं उनको सॉल्व किया जा सके। और सॉल्व करने से पहले प्रॉब्लम ये है कि जो भी नए लॉ हैं, जो भी सुप्रीम कोर्ट का जो भी गाइडलाइंस है, जो भी उन्होंने इम्पोर्टेंट प्रोविज़न रखे हैं, उन सभी को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट होनी चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स तो ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं है कि इस तरीके का जो प्रोविज़न है वो रिलीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पर क्लियरली बोला गया है कि जो ट्रेनिंग सिस्टम है उसमें ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होनी चाहिए, और टाइम के साथ में जो लॉज हैं उनके लेकर के अपग्रेडेशन भी होना चाहिए। बेसिक लेवल पर एक अवेयरनेस जो है वो होनी चाहिए। अवेयरनेस जब होगी तभी जा करके उन सारे इश्यूज को हम सॉल्व कर सकेंगे। अभी कुछ टाइम पहले हमने द हिंदू में देखा था कि जो आईटी एक्ट है उसको एक तरीके से बहुत सारे प्रोविजन जो हैं उनको नलीफाई कर दिया गया, लेकिन फिर भी उनके बेसिस पर जो है वो केसेस रजिस्टर होते हैं, ऐसा देखा गया है। और ये क्यों हो पाया? क्योंकि उस केस को लेकर के जो एक बेसिक अवेयरनेस है ना वो हो ही नहीं पाई। तो जो भी हमारा सिस्टम है, चाहे पुलिसिंग सिस्टम हो, चाहे हमारा हेल्थ सिस्टम हो, वहाँ पर नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अवेयरनेस होनी चाहिए, तभी जा करके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं वो बेसिक ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो पाएंगे, और उनका जो एक रिजल्ट होना चाहिए वो हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ग्राफ के लेवल पर ईयर 2000 से 2020 के बीच में क्या कंडीशन देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर पार्टिकुलेट मैटर 2.5 का क्या अवेलेबिलिटी है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो देखो
यहाँ पर जो रेड कलर है मतलब पर्टिकुलेट मैटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है। तो 2000 के टाइम में अगर हम देखें तो हमारा जो एनसीआर रीजन मतलब दिल्ली है, यूपी है और यहाँ पर पंजाब वाला जो रीजन है और थोड़ा थोड़ा राजस्थान का ये जो स्टेट वाला पार्ट है, वहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर का एक तरीके से अवेलेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद में 2005 में एरिया और ज़्यादा इंक्रीज होता गया। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईयर 2020 में और ज़्यादा इंक्रीज होता गया। उसके बाद में जो है वो लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो साउथ में भी देखो, साउथ में पहले देखो पर्टिकुलेट मैटर की अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है, ग्रीन डॉटेड एरिया है। ओके, देखो ये येलो एरिया है मतलब यहाँ पर तो अवेलेबिलिटी पहले ही ज़्यादा है। तो साउथ में पहले बहुत कम थी, उसके बाद में पर्टिकुलेट मैटर की अवेलेबिलिटी जो है वो टाइम के साथ में इंक्रीज होती गई। लेकिन आपको यहाँ पर ग्रीन कलर जो है वो शो हो रहा होगा कि जो केरला स्टेट है, कर्नाटका है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है अपनी इस रेगुलेटरी को मेंटेन करने के लिए। ओके, और यहाँ पर हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर अरुणाचल प्रदेश मतलब वहाँ पर एमिशन लेवल थोड़ा कम है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया गया है कि दिल्ली में अगर हम देखें तो पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि देखो ऐसा पहली बार नहीं है कि अभी पोल्यूशन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। 1995 में एक एनवायरमेंटलिस्ट है और एक लॉयर है एमसी मेहता, उन्होंने सबसे पहले जो भी पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं उनको लेकर के एक पिटीशन डाली थी और उन्होंने बताया था कि दिल्ली जो है वो वर्ल्ड की जो 4th मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है उनमें से एक है। और यहाँ पर बताया गया कि सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर का जो कंसंट्रेशन है वो टाइम के साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की 1989 की रिपोर्ट के बेसिस पर ये सारी बातें बोली गई थी। तो कोर्ट ने 2 पॉल्यूटिंग फैक्टर यहाँ पर बताए थे, व्हीकल और इंडस्ट्रीज। 1996 में एक 1300 हाईली पॉल्यूटिंग जो इंडस्ट्रीज हैं उनके क्लोजिंग की और उनको रीलोकेट करने की बात फिर यहाँ पर एस्टेब्लिश हुई कि एनसीआर रीजन से दूर जो है इन इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश किया जा सके। 1996 में ये जो एमसी मेहता जो थे उन्होंने दोबारा से पिटीशन लगाई कि व्हीकल जो एमिशन है उसकी वजह से भी एयर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। और फिर उसी साल जो है एक रिपोर्ट Delhi air pollution by the Center for Science and Environment made the apex court issue in notice to the Delhi government to submit an action plan to curb pollution। उसके बाद में दोनों जो पॉइंट है उनको मर्ज कर दिया गया। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि ये दिल्ली में जो पोल्यूशन का इशू है काफ़ी पुराना है और इसको काफ़ी पहले से रेगुलेट करने की बात करना स्टार्ट कर दी गई थी। दूसरा यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम बाद में देखें तो दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो अपना एक प्लान लेकर के आई और सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने टेक्निकल असिस्टेंस की और डिसीजन मेकिंग को लेकर के एक एडवाइस और इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है वो क्या करे, एक अथॉरिटी दिल्ली के लिए इस्टेब्लिश करे और इसी के बेसिस पर एनवायरनमेंट पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ऑफ दिल्ली EPCA 1998 में एस्टेब्लिश हुआ ताकि दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसको रेगुलेट किया जा सके। तो यहाँ पर EPCA जो है उन्होंने अपनी रिपोर्ट रखी, उन्होंने बोला कि जो भी DTC की बसें हैं वहाँ पर मतलब जो भी यहाँ पर व्हीकल यूज़ किए जाते हैं उन सभी को CNG में ट्रांसफ़र किया जाए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में, और जो प्री 1990s के जो ऑटोज़ हैं उनको कंप्लीट फेज आउट किया जाए। देखो अभी भी जो फेज आउट मतलब जो ओल्डेस्ट व्हीकल है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल या पर्सनल व्हीकल, उनको भी लेकर के हमारी जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उन्होंने टाइम टू टाइम स्क्रैपिंग पॉलिसीज़ की बात की है। स्क्रैपिंग पॉलिसीज मतलब जो ओल्ड व्हीकल है उनको स्क्रैप किया जाए और उनके जो भी रॉ मटेरियल हैं या उनका जो भी बेसिक प्रोविज़न है उनको अदर लेवल पर यूज़ किया जाए और उनकी वजह से पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो उनको स्क्रैप किया जाए। तो देखो ये जो प्रोसीजर है वो अब का नहीं है, ये काफ़ी पहले का है। ओके, तो ये बोला गया कि जो भी पेट्रोल बेस्ड जो व्हीकल है, साथ ही 15 से 17 साल पुराने जो भी कमर्शियल व्हीकल हैं उन सभी को यहाँ पर ख़त्म किया जाए क्योंकि इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एमिशन मतलब टोटल पोल्यूशन का 80% जो है वो इन्हीं की वजह से देखने को मिल रहा है। कोल बेस्ड जो पावर प्लांट्स हैं दिल्ली में उनको गैस बेस्ड पावर प्लांट्स में कन्वर्ट किया जाए। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने बताया है कि
2009 में NAAQS जो है उसको रिवाइज किया गया और पोल्यूटेंट्स की 12 कैटेगरीज को इसमें इन्वॉल्व किया गया, जिसमें एक पर्टिकुलेट मैटर 2.5 भी है। 2.5 का जो डायमीटर होता है, मतलब ये जो पोल्यूटेंट होते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं, तो हमारी डीप ब्रीदिंग के साथ में ये लंग्स में एंटर करते हैं और फिर हमारे ब्लड तक चले जाते हैं और वहाँ पर हमारे कार्डियोवैस्कुलर और रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो हमें क्या करना होगा, ये जो पर्टिकुलेट मैटर है इनका जनरेशन कहाँ से होता है, तो फ्यूल कंबस्टन फ्रॉम डिफरेंट सेक्टर इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, हाउस होल्ड, इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। इन सारे पॉइंट से जो है पर्टिकुलेट मैटर 2.5 का ओरिजिन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो भी गाइडलाइंस है WHO की और जो भी गाइडलाइंस है, जैसे कि यहाँ पर WHO स्टैंडर्ड की बात की गई है। WHO ने बोला है कि पर्टिकुलेट मैटर जो है वो कितना होना चाहिए, एनुअल एवरेज पर 5 जो है होना चाहिए। और अगर हम बात करें पर्टिकुलेट मैटर 2.5 की और PM10 की बात की है WHO के जो भी उनकी रिकमेंडेशन उनके बेसिस पर 15 की। तो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में भी देखो, ये पोल्यूशन लेवल अभी का नहीं है, बहुत पहले से इसको डिस्कस किया जा रहा है। और अभी जो है वो भी हमने देखा कि दिल्ली की जो आबो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड स्टेज में है और इसके लिए कोशिश ये की जानी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में जो भी एमिशन लेवल है उसको हम कम किया जा सके। तो मेन प्रोविजन की अगर हम बात करें कि दिल्ली में इशू क्यों है, इशू इसलिए है, फर्स्ट अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन लेवल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है, पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी हाई लेवल की है। दूसरा अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, और थर्ड अगर हम बात करें तो जो भी स्टबल बर्निंग होता है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। व्हीकल एमिशन जो होता है, जो भी हमारे इंडस्ट्रीज एमिशन होता है, उन सभी की वजह से दिल्ली पॉल्यूशन लेवल पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 10 पर, और यहाँ पर हमारे जो नेक्स्ट CGI है उनके बारे में बताया गया है कि DY चंद्रचूड़ हमारे इंडिया के 50 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। 49 नंबर के कौन है, UU ललित रह चुके हैं और उससे पहले थे NV रमन्ना। अब ये जो DY चंद्रचूड़ जो हैं वो नेक्स्ट 2 ईयर के लिए हमारे CGI रहेंगे, मतलब 2024 तक, नवंबर 2024 तक। तो यहाँ पर बताया गया है कि इनके जो फादर रहे YV चंद्रचूड़, वो भी बहुत लंबे टाइम तक 1978 से 1985 तक उन्होंने चीफ जस्टिस के रूप में रोल प्ले किया था। तो वो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस का उनको एक तरीके से डेजिग्नेशन भी मिला हुआ है, काफ़ी लंबे टाइम तक CGI हमारे इंडिया के वो रहे थे। अब यहाँ पर DY चंद्रचूड़ के बारे में बोला गया है कि देखो उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट केसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। उन्होंने अगर हम बात करें तो बहुत सारे लैंडमार्क वर्डिक्ट्स में, जैसे कि KS पुट्टास्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस जो है, उस 9 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच थी उनमें भी वो शामिल थे और इसमें बोला गया था कि राइट टू प्राइवेसी वॉज ए फंडामेंटल राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट जो है, जिसमें अनमेरिड वीमेन को भी अबॉर्शन के लिए शामिल किया गया है कि 20 से 24 वीक की अगर प्रेगनेंसी है तो इनको क्या किया जा सकता है, वो भी अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं, तो इसमें भी वो शामिल थे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेम सेक्स रिलेशन जो है उसको लेकर के न्यू चीफ जस्टिस हैव बीन पार्ट ऑफ द बेंचेस दैट डिलीवर्ड पाथ ब्रेकिंग जजमेंट्स ऑन decriminalizing same sex relation after it partially struck down section 377 of the Indian Penal Code। तो इसमें भी वो शामिल थे। साथ ही साथ सबरीमाला इशू, आधार स्कीम और परमानेंट कमीशन फॉर वीमेन ऑफिसर इन द आर्म्ड फोर्सेस, इन सभी के लिए उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इन सारे पॉइंट्स में उन्होंने अपने इम्पोर्टेंट जजमेंट जो हैं वो दिए हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल है पेज नंबर 12 पर, और यहाँ पर ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है उसके बारे में एक स्टडी की गई है। और यहाँ पर बताया गया है कि अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो टाइम के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज ने बोला है कि पहले जो ग्राउंड वाटर को काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रैक्ट किया जाता था उसमें काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिली है। ओके, तो यहाँ पर
सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड जो है उन्होंने असेसमेंट किया और उसी के अकॉर्डिंग ये जो डाटा है वो रखे गए हैं कि इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल का एक्सट्रेडिशन जो प्रोसीजर है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज और काफ़ी ज़्यादा उसको एक तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है तो देखो यहाँ पर जो आर्टिकल है इससे पहले सबसे पहले क्या होता है कि देखो पश्मीना सोल और दूसरा जो है वो सहतूस जो सोल है वो हमारे यहाँ पर तिब्बत वाला जो रीजन है वहाँ पर बनाया जाता है। पश्मीना को एक माउंटेन गोट्स होती हैं जिसका अगर हम साइंटिफिक नेम की बात करें तो कैपरा हिरकस, ये जो ब्रीड होती है ना माउंटेन गोट की, उससे पश्मीना को प्राप्त किया जाता है। उसके बाद में ये जो गोट है वो कहाँ पाई जाती हैं तो लद्दाख के बहुत सारे हिस्से और तिब्बत का जो चांगटांग प्लेट्यू है वहाँ पर एक गोट पाई जाती है। अब यहाँ से जो पश्मीना जो है वो इनसे ली जाती है तो पश्मीना एरिया में या पश्मीना सेक्टर में बहुत सारे अनऑर्गेनाइज्ड कॉटेज हैं, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री हैं जो एम्प्लॉयमेंट और लाइवलीहुड जो है वो लगभग 6 लाख लोगों को प्रोवाइड करवाती है। अब ये जो पश्मीना है इसको यूज़ करके सोल जो है वो बनाया जाता है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में क्या देखने को मिला है, प्रेजेंट टाइम में एक इशू हुआ है और दूसरा एक इम्पोर्टेंट ब्रीड है और वो है सहतूस। ऑन द अदर हैंड इट इज़ फाइन अंडरकोट फाइबर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द तिब्बतन एंटीलोप। तिब्बतन में जो तिब्बत वाले एरिया में जो एंटीलोप पाए जाते हैं जिनको चिरू के नाम से जानते हैं लोकली लेवल पर तिब्बत वाले रीजन में, उनसे इस सहतूस को लिया जाता है। ओके और ये जो चिरू है वो कहाँ रहते हैं, ए स्पीसीज लिविंग मेनली इन द नर्दर्न पार्ट ऑफ द चंगटंग प्लेट्यू इन तिब्बत। ओके तो इनका जो फर होता है मतलब ये जो सहतूस होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथनेस होता है और वार्म भी होता है, गर्म भी होता है। तो सहतूस सोल जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन टाइम के साथ में जो चिरू हैं उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लग गई। तो इस तरीके से जो तिब्बतन एंटीलोप है वो 1979 से ही साइट्स की जो एक बुक है उसमें लिस्टेड है और इनके सेल के ऊपर, ट्रेड के ऊपर मतलब सहतूस सोल और स्कार्फ जो है इनके सेल और ट्रेड के ऊपर बैन लगा दिया गया क्योंकि ये माना जाता था कि सोल और स्कार्फ बनाने के लिए जो सहतूस चाहिए इसके लिए इनको मार भी दिया जाता था इन एंटीलोप को, तो इनके ऊपर बैन लगा दिया गया। अभी इशू क्या हुआ है कि पश्मीना सोल जो है उनको बाहर भेजा जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है इंडियन वीवर्स के द्वारा, लेकिन ये बोला गया कि इसमें तो सहतूस के जो भी फाइन पॉइंट्स हैं या फाइन फाइबर जो है वो इसमें देखने को मिले हैं। तो इसको लेकर के जो भी डिस्कशन है, जो भी रिसर्च जो हुआ देहरादून बेस्ड जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वहाँ पर इसको लेकर के रिसर्च किया गया और बोला गया कि हाँ सहतूस के भी इसमें पार्ट फाइबर देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उनका बोलना है कि हमारा जो भी अवेलेबिलिटी है वो बिल्कुल प्योर एंड क्लियर है। तो टाइम के साथ में टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो इस तरीके की कोशिश होनी चाहिए ताकि जो भी फाइबर है उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, क्योंकि अगर सहतूस को लेकर के जो क्लेम किया है इसकी वजह से जो हमारा एक्सपोर्ट हो रहा था फॉरेन कंट्रीज़ में वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है और उन सारे पॉइंट्स पर अगर हम बात करें तो उनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है। ओके तो यहाँ पर ये हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था और इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है उनके बारे में हमने डिस्कस किया। और ये जो न्यूज़ है ना अभी पश्मीना वाली, तो यहाँ पर जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने बोला है कि इससे उनका ट्रेड काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है वो रिव्यू सिस्टम होना चाहिए ताकि जो भी अगर सोल में अगर सहतूस की इन्वॉल्वमेंट है तो उसके क्लियरिफिकेशन या क्लियरिफाई जो डाटा है वो सामने आ सके। ओके थैंक यू।